अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इनसाइट में एक बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम ममालिक से उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आ रही है जो अफ़गानिस्तान के सब्जेक्ट को सामने रख के पाकिस्तान ने मदऊ किया है लोगों को, और वो इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे हैं। कल से ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। इसका सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि अफ़गानिस्तान को किसी बड़े अलमी का शिकार होने से पहले पहले बचा लिया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में जहां मुस्लिम ममालिक की बड़ी तादाद शामिल हो रही है, वहाँ ट्रॉयका प्लस यानी अमेरिका, रूस, चाइना से लोग भी आ रहे हैं। इसके साथ P5 मुल्कों के लोग भी हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन के लोग भी शामिल हैं, इसमें जापान भी शामिल है। और ये तमाम मिलके अफ़गानिस्तान के आए हुए वफ्द के साथ एक कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान के मामले को समझा जाए। की सऊदी अरब की मदद के साथ मुनक़द की गई ये कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से बहुत अहम है कि 41 बरस के बाद पाकिस्तान में वज़राए ख़ारजा के लेवल पे ही सही लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हो, अफ़गानिस्तान को बड़े अलमिए से बचाया जा सके। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं, ये चल के बात करते हैं। जमील अहमद खान साहब साबित सफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर ये फरमाइए, ये 41 बरस के बाद इतना बड़ा इजलास होने जा रहा है इस्लामी ममालिक का, और फिर इसमें मुबस्सरीन भी शामिल हैं बहुत सारे मुल्कों के। इसमें जो ट्रॉयका प्लस है वो लोग भी शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन से भी लोगों को मदऊ किया गया है, और अफ़गानिस्तान से भी एक वफ्द उनके वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में यहाँ पे पहुँचा हुआ है। आपके ख्याल में कितना खुश आइन है मुसलमान मुल्कों का इतने अरसे बाद इकट्ठा होना? यकीनन ये जिसकी ज़रूरत तो बड़ी शिद्दत से थी, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान की इसमें कोशिशें, काविशें वो भी काम आई, और सऊदी अरब को भी बिल्कुल यकीनन इस मामले में सराहना चाहिए कि सऊदी अरब के पास चेयर है OIC की, और उसके इनिशिएटिव पर पाकिस्तान की मेज़बानी कबूल की गई। और आपने जैसा कि आपने इंट्रो में बताया, इसकी कलीदी अहमियत यह है कि इस वक्त दुनिया के तमाम बहुत अहम इदारे, जिसमें यूनाइटेड नेशन शामिल है, उनके बेशतर इदारों के नुमाइंदे, और साथ में P5, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और बाकी ममालिक के भी नुमाइंदे इसमें शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोनर कंट्रीज हैं उनके नुमाइंदे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। OIC के तो 57 कंट्रीज की नुमाइंदगी है ही है। इससे जाहिर ये होता है कि दिलचस्पी रख रहे हैं ये तमाम दुनिया के ममालिक जो अब तक एक कदगन लगाई हुई थी तालिबान पर, और उनके ना फंड रिलीज हो रहे थे और ना उनको कोई इमदाद मिल रही थी। तो उस सिलसिले में महसूस ये होता है कि वो सुनना चाहते हैं, वो मजीद इंगेजमेंट करना चाहते हैं, और इस बात पर राजी हो गए हैं दुनिया के ये कलीदी इदारों के सरबराहान और उनके नुमाइंदे, और साथ साथ जो P5 और बाकी ममालिक हैं उनके नुमाइंदे। उस सूरत में महसूस हो रहा है कि वो इस अवेल करना चाहते हैं इस सूरत हाल में कि जिसमें वहाँ वजीर ख़ारजा तालिबान के और इंटरम वो अपनी डेलीगेशन के साथ आए हैं, और हमारे वजीर ख़ारजा ने भी यही बात की है कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म में ये होगा कि कम से कम आपस में वो बात कर सकेंगे, समझ सकेंगे एक दूसरे को, और फिर मालूम कर सकेंगे कि इसमें क्या सलूशन इसका हो सकता है, और सलूशन को करने की पैदा करेंगे। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त अलमिया पैदा तकरीबन हो चुका है, और जिसके लिए कि वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर मिस्टर डेविड कह रहे हैं कि लोग वहां भूख और अफलास से मरना शुरू हो गए हैं, और जब तक के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के 220 मिलियन महीने के हिसाब से मिलना नहीं शुरू होंगे, और उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया इंसानी जन्म लेने लगा है जो इससे पहले कभी नहीं दुनिया में देखा गया है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी न सिर्फ ये अहमियत, बल्कि ये भी देखें कि जो अफगानिस्तान में वहाँ दहशतगर्द ग्रुप ISS जैसी हैं वो जोर पकड़ना शुरू हो गए हैं, और दुनिया यही कहती जा रही है तालिबान को कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप है वहाँ उसको किसी तरीके से पहले काबू करें। और वो जो 5 पॉइंट जो कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में रेजोल्यूशन के जरिए 5 या 6 सितंबर को जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसके जरिए बावर कराया गया था तालिबान को कि आपने ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट करनी है, और उसके अलावा वुमेन राइट, चिल्ड्रन राइट, और अपने खिते को किसी और के लिए इस्तेमाल न होने की, और वगैरह। इसमें ड्रग के साथ साथ ये तमाम पाबंदियां जो थी उस सिलसिले में
कम से कम अब दुनिया को ये मालूम होना चाहिए और हो जाएगा कि अगर ये अलमिया बरकरार रहा तो तालिबान की जो थोड़ी बहुत ग्रिप है बगैर किसी फंड्स के, बगैर इदारों को वो सहूलतें देने के, वो अगर ग्रिप खत्म हो गई तो फिर फ्री फॉर ऑल होगा। मैंने अपने जाती तजर्बे में देखा है, सोमालिया में भी मैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से नुमाइंदगी की है और मैंने देखा है कि किस तरह चीजें हाथ से स्लिप हुई और आज भी वहाँ दहशतगर्द तंजीमें अलकायदा से एफिलिएट काम कर रही हैं और यही यही इनको एहतमाल है। जितने ममालिक के इस वक्त खास तौर पे जो कलीदी ममालिक हैं OIC के मेंबर के अलावा, यही उनको भी एहतमाल है। तो इस प्लेटफॉर्म से जो इस वक्त प्रोवाइड किया गया है OIC की तरफ से, जिसकी मेजबानी हम कर रहे हैं, उसके जरिए ऑन द साइड लाइन वन ऑन वन भी मीटिंग होगी जो महसूस हो रहा है और साथ में एज ए मुबसरीन और ऑब्जर्वर जब वो देखेंगे गुफ्तगू को और जब देखेंगे क्या क्या चीजें अश्योरेंस दे रहे हैं तालिबान और जो उन्होंने अश्योरेंस दी है और अब तक अगर नहीं हुई है तो उसके क्या वजूहत हैं। मैं जब ईस्ट तिमोर में तैनात था अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तो शनाना गोज़माओ उनके फ्रीडम फाइटर थे। जब उन्होंने हुकूमत बनाई जब खत्म होने के बाद, अपने फ्रीडम में सक्सेस होने के बाद, तो अपनी टीम को नहीं छोड़ सक रहे थे और अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको मुतअद्दिद बार कहा कि अपने आप में खास तौर पे वो लोग जिन्होंने आपके साथ, जिनके हाथों में खून है, उनको आप साथ न मिलाएं। लेकिन उनको टाइम दिया गया शनाना गोज़माओ को ईस्ट तिमोर में और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उस चीज को, इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसी कोई बात की उम्मीद की जा सकती है इस मर्तबा कि तालिबान जो अपना मतबा नजर पेश करें कि उन्हें क्या उजरदारी है, क्या मसला है उन्हें, कि अगर वो अपने उन साथियों को जिन्होंने उनके साथ इतनी दहाइयों से जिद्दोजहद की है, अगर उनको अचानक निकाल के बाहर फेंक दें तो वो उनके खिलाफ कितनी रिटेलिएशन तालिबान की अपने रैंक एंड फाइल में हो सकती है। जब ये बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी तो फिर यकीनन उसमें कुछ बर्फ भी पिघलेगी। लेकिन इस से एक और हमें नतीजा लेना चाहिए कि जो OIC की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग है, ये बुलाई गई है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, ये OIC के चार्टर के आर्टिकल 10 के तहत बुलाई गई है। अगर बुलाई जाती मीटिंग आर्टिकल 8 के जरिए जिसमें सरबराहान की मीटिंग होती तो इसकी अहमियत में 4 चांद लग जाते। लेकिन बहरहाल अब भी इसमें से जो रिजल्ट निकलेंगे, कभी उम्मीद है कि कुछ न कुछ बर्फ पिघलेगी और कुछ हालात थोड़े बेहतरी की तरफ आएंगे। जी जमील साहब, ये फरमाइए कि फौरी तौर पे जो ज़रूरत है वो तो ये है कि अमेरिका ने जो 9.5 बिलियन डॉलर्स मुंजमद किए हुए हैं अफ़गानिस्तान के, वो उसमें नरमी बरते और वो पैसे उनके रिलीज़ कर दे। इस तरह यूरोपियन यूनियन में भी कुछ पैसे हैं उनके तालिबान के, वो भी फ्रीज़ हुए हुए हैं। तो आपके ख्याल में ये कामयाबी मिल सकती है, ऐसी कोई उम्मीद हो सकती है? जो ये तमाम चीजें जो एफर्ट्स हो रही हैं वो तो उसमें देखिए मॉरली भी अगर देखा जाए तो 9.5 बिलियन जो फ्रीज किए गए हैं एसेट्स अफगानिस्तान के, उसके मॉरल वजूहात भी कोई उसको तलाश करना मुश्किल नजर आता है। तो सबसे पहला तो डिमांड और सबसे पहली जो OIC की भी रेजोल्यूशन में बात आएगी ह्यूमैनिटेरियन हवाले से, वो यही बात आनी चाहिए और गालिबन आएगी ये कि उसमें उनके एसेट्स रिलीज करें। और उससे एक अहम बात जिस मामले में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे जो अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रही है और वो बयान दे रहे हैं, उनके एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई है और वो बयान दे रहे हैं कि हम अपने पैसे जो अक़वाम मुत्तहिदा की हैं उनको हम अब ट्रांसफर करने में दुश्वारी इसलिए हो रही है कि अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई हुई है अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इस्तेमाल करने की, उसकी वजह से वहां बैंकिंग सिस्टम खत्म है, जिसकी वजह से डॉलर्स ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। आप अंदाजा करें कि दुनिया के तमाम जितने भी ट्रांजैक्शन होती हैं डॉलर में, मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में किसी ने 2 अकाउंट अपने खोले में, एक रुपीज में और एक डॉलर में, अगर वो डॉलर से रुपीज में अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है तो पहले वो न्यूयॉर्क जाएगा सिस्टम के तहत और अमेरिका, और वहां से क्लियर होकर फिर उसके अकाउंट में होगा। तो इस किस्म का निजाम जो है उसकी वजह से दुनिया के वो इदारे जो ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं उन्हें वहां अपने पैसे ले जाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बात तो ये रही आपकी बात दुरुस्त कि वो 9.5 बिलियन। दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो बता रहा है डायरेक्टर डेविड
कि जी हमें इतने पैसे चाहिए वरना तो वहां लोग जो है, और आप अंदाजा करें ये अलमिया जो है खाली अफगानिस्तान तक नहीं रहेगा, ये अलमिया अफगानिस्तान से फौरी तौर पर पहले तो हमारे लिए प्रॉब्लम पड़ेगी जैसे पहले होती रही है, और हमें खमियाजा उसका भुगतना पड़ेगा, लेकिन हमारे रीजनल मुल्कों ममालिक के अलावा दुनिया भी इससे नहीं बच सकेगी। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहे हैं और ये तजियाकार भी यही समझते हैं कि अगर वो होम ग्राउंड बन गया, अगर वो डिस्टेबलाइज हो गया अफगानिस्तान, तो वो अपने साथ साथ बाकी ममालिक को भी इफेक्ट करेगा और दुनिया के दूसरे ममालिक में यहाँ से दहशतगर्दी वहां तक पहुंच सकती है। ये बहुत सारे तजिया निगार और बहुत सारी हुकूमतों की तरफ से भी ऐसे खदशात सामने आ रहे हैं, और इसी की जो 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 सबसे बड़ी वजह जो आप देख रहे हैं कि ओआईसी में इतनी बड़ी तादाद में जो ऑब्जर्वर इस दफा इनवाइट किए गए हैं और जो आ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाए कि अफगानिस्तान में उस हद तक नौबत ना पहुंच जाए कि सिविल वार की नौबत आए और दहशतगर्दों को वहां जितने भी गिरोह हैं दहशतगर्दों के आईएस समेत जितने भी वहां हैं, उन्हें एक फ्री ग्राउंड मिल जाए कि वहां से जहां चाहें जितनी ऑपरेट करें, चाहे वो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट हो या आजरी वहां के लोग हों या आईएसएस से जो खतरा रूस को है वो है और ईरान को जो खतरा है वो है, वो तमाम चीजें जो हैं वो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इतनी भारी भरकम किस्म की तादाद इस दफा आ रही है ये ओआईसी की मीटिंग अटेंड करने के लिए। थैंक यू जमील साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हमें। हम एक उम्मीद करते हैं कि ओआईसी की ये कॉन्फ्रेंस, अगरचे हमारा ख्याल ये था कि ये सरबराही कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, लेकिन चलिए वज़रा ख़ारजा के लेवल पे इसे ये कॉन्फ्रेंस मुनक़द हो रही है, तो इसमें उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ओआईसी के मुर्दा तन में भी अब दोबारा जान पड़ेगी, ये दोबारा मौसर होगी, आपस के इख्तलाफात ख़त्म करके किसी अफ़गानिस्तान के सलूशन की तरफ चलेंगे, और जैसा कि रवैया हमारा कश्मीर या फ़लस्तीन के हवाले से रहा है, ओआईसी का वैसा रवैया नहीं रहेगा। इसी उम्मीद के साथ हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अगले सेगमेंट में आपसे बात करेंगे हम इस मसले पे कि सी पैक क्या इस वक्त एक मसाइल का गढ़ बना हुआ है, सी पैक पे काम रुका हुआ है, क्या चाइना नाराज़ है, इस हवाले से हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। सी पैक के हवाले से ख़बरें बहुत अच्छी नहीं हैं। एक तरफ तो चाइना ने शिकायत की, उनकी तरफ से ये शिकायत आई है, उनकी कंपनियां जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही थी कि 230 अरब रुपए उनकी अदायगी में ताख़ीर हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सी शिकायत हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ख़तरा ये है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा होगा। ये मुआहदा जो प्रोजेक्ट जो है जिसके बारे में कहा जाता था कि ये हमारे लिए गेम चेंजर होगा, हमारे लिए रीढ़ की हड्डी बनेगा, वो तातुल का शिकार है। ये बड़े ख़तरे की बात है और पाकिस्तान को चाहिए हर सूरत में इस तातुल को दूर करके, इन शिकायत को दूर करके, 230 अरब रुपए को इतनी बड़ी रकम नहीं है जिसकी अदायगी उन कंपनियों को की जाए ताकि वो काम शुरू करें। ये मुख्तलिफ सेक्टर्स में उन्होंने इन्वेस्ट करना था, यहाँ पे इकनॉमिक जोन बनने थे, यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में आना था, कोई भी मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इसके नुकसानात क्या हैं, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, हम चल के बात करते हैं। सी पैक के हवाले से माहिर हैं डॉक्टर इकरामुल हक, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये फरमाइए, सी पैक के हवाले से जो तशवीश लोगों के जहनों में आ रही है और वो मुख्तलिफ वजूहात उसकी बयान की जाती हैं, वो कहा जाता है कि एक तरफ तो अमेरिका का प्रेशर है, दूसरी तरफ चाइना की नाराज़ी है, कुछ उसमें पैसों की अदायगी की बात आती है, कोई 230 अरब रुपए पाकिस्तान की अदायगियों की में कमज़ोरी है जो चाइना की कंपनियों को दी जानी है। ये बातें क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हो गई हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर चाइना का एक स्टॉल्ड सा है प्रोग्राम ये सी पैक का, जो इतना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की मईशत के लिए? जी, यकीनी तौर पर ये एक तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान ने जो रकूम का वादा किया था चाइनीज़ तवानाई की कंपनियों के साथ, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, और अगर देखा जाए तो ये यूँ लगता है कि यहाँ एक जियो जो है वो पॉलिटिकल के अलावा अब जियो इकनॉमिक सिचुएशन भी इमर्ज कर रही है, जिसमें जब से पाकिस्तान ने ये सी पैक का मुआहदा किया है तो उसको तरह तरह की मुश्किलात का सामना दरपेश है, जो अंदरूनी भी है और बैरूनी ख़तरात भी हैं। तो हमारा ख़्याल ये है कि अगर ये मुआहदात जो हैं
इनको फौरी तौर पर हल ना किया गया और 14-15 अरब डॉलर के जो मज़ीद इन्वेस्टमेंट होनी है तो वो ख़तरे में है। और इसके लिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसका एहसास करे और इस काम को जो बकाया हमारे नामुकम्मल फेजेस रह गए हैं सी पैक के, उनको मुकम्मल करने की तरफ लेकर जाए। आपके ख्याल ये कितना बड़ा इकॉनमी ओवरऑल के ऊपर असर डाल रहा है, ये स्टॉल होना, इनका रोके जाना? उसकी वजह यह है कि हम तो एक ज़माने में ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए एक रीढ़ की हड्डी का सा एक तासुर था कि रीढ़ की हड्डी का सा ये मामला है कि इतने मजबूत ये हम हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट की वजह से, लेकिन ये रुक गया। तो कितना ज़्यादा इसका मईशत पे असर पड़ रहा है? जी, इसका पाकिस्तान की मईशत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि चाइना के साथ हमारा 52 बिलियन डॉलर के जो थे वो सी पैक के 2 फेजेस थे। उसमें से पहला फेज़ तवानाई से मुतल्लिक था, मगर तवानाई वाला फेज़ भी मुकम्मल नहीं हुआ। जो 14 बिलियन डॉलर की हम बात कर रहे थे वो वहाँ पे आकर रुक गया है। इसके अलावा देखा जाए तो इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही थी जिसमें बहुत से इंडस्ट्रियल जोन बनने थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने थे, वो भी उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। फिर एक रेलवे लाइन का मंसूबा आपको पता है कि ये M1 और 2 का जो था उस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो असल जो इसको आपने सही फरमाया कि कहा जा रहा था कि ये तो गेम चेंजर है। अब गेम चेंजर जो था वो तो उससे पूरी पाकिस्तान की मईशत को जो एक बूस्ट मिलना था, जो यहाँ तरक्की होनी थी, वो यकदम रुक गई है। और ये सारे मुआहदात जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से दरअसल इसकी जो है वो मुकम्मल नहीं किए जा रहे। चाइना की तरफ से इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो हमारे कुछ, मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि अंदरूनी मामलात हैं जो ख़तरात हैं और कुछ बैरूनी हैं, इन दोनों के ऊपर जब तक हम मुकम्मल काबू नहीं पाते तो ये जो चाइना के साथ हमारा इतना बड़ा माशी माहदा था, और सी पैक आपको पता भी है कि रोड एंड बेल्ट का जो चाइना का पूरा मंसूबा है उसका ये फ्लैग स्टॉप जो है वो मंसूबा है। अगर ये पूरा नहीं होता तो फिर चाइना की जो पूरी इकनॉमिक एक विजन है इस पूरे इलाके के लिए और फिर दुनिया के लिए, उसको भी ख़तरात लाहक हो सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहम है कि पाकिस्तान इन मंसूबों की तकमील जल्द अज जल्द करे, और चाइना जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब हम अपनी तरफ से ये सारे जो भी हमने उनसे वादे किए हैं वो हम पूरे करते हैं। अच्छा इकराम साहब, हालांकि पाकिस्तान ने जो डेमोक्रेसी समिट थी उसमें शिरकत ना करके एक अच्छा तासुर दिया चीन को, और चीन की तरफ से ये बात आई कि पाकिस्तान ने एक सही भाई होने का सबूत दिया। इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कुछ हुई होगी। और दूसरी बात यह है कि चाइना ने डाइवर्सिफाई बहुत ज़्यादा किया हुआ है। अगर हमारे यहाँ वो कुछ 4-6 अरब डॉलर के मंसूबे शुरू करता है तो साथ ही ईरान में 400 अरब डॉलर के मंसूबे शुरू हुए हुए हैं, उसका वहाँ पे इंटरेस्ट होने से हमें कोई नुकसान पहुँचेगा? जी, मेरा नहीं ख्याल कि हमें भी चाहिए कि हम इस रीजन के अंदर चाइना, पाकिस्तान, रूस और ईरान के साथ मिलकर अगर हम रीजनल कनेक्टिविटी बनाएं तो इससे हमारी मईशत को ज़्यादा तक़वियत मिलेगी, बजाय इसके कि हम जो है आइसोलेट करें अपने आप को। मेरा ख्याल है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात, आप चाइना चाबहा में भी काम कर रहा है और उसके अलावा वो इजरायली पोर्ट हाइफा भी उनके पास है। तो चाइना इन्वेस्टमेंट करते हुए बिल्कुल किसी किस्म की कोई इन चीज़ों का जो है वो उसमें कोई फ़र्क नहीं रखता है। वो देखते हैं कि हमें अपने फुटप्रिंट हर जगह लेकर जाने हैं। पाकिस्तान को भी इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए और इन इलाके के अंदर जो क़ुव्वतें हैं जिनका मैंने जिक्र किया, इनके साथ मिलकर आगे बढ़ने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए। और वो तब पैदा होगी जब चीन के साथ इन मुआहदात को अब सारी दुनिया देख रही है कि अगर हम, चीन जो हमारा बहुत करीबी है, दोस्त भी है, और हमने उनके लिए जो है वो खुद भी राह हमवार की थी कि वो दुनिया से आइसोलेटेड थे। अब वो मेरा ख्याल है 2033 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा सुनहरी मौका है कि वो इसका फ़ायदा उठाए और चाइना के साथ अपने मंसूबों की तकमील की तरफ जाए। आपके नज़दीक सबसे पहला कदम यही है इस बर्फ़ को तोड़ने का कि जो पैसे रुके हुए हैं उनके वो अदा किए जाएं। पाकिस्तान बहुत बड़ी मुआशी मुश्किलात का शिकार है, इसमें पैसे निकालना शायद वो दुश्वार समझ रहा हो, या इसमें आप समझते हैं बैरूनी जो मुदाखलत आपने जिसका जिक्र किया, प्रेशर है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अदायगियाँ नहीं हो रही? मेरा ख्याल है पैसों का तो 230 अरब को इतना बड़ा मसला नहीं है। जैसे हमने अभी 36% का तो अपने रेवेन्यू में ही इजाफा किया है और
आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है 230 अरब की कोई पेमेंट करना बड़ा मसला नहीं है, मगर लगता यही है कि इस वक्त जो बैरूनी हमारे ऊपर प्रेशर्स हैं, जो बाहर की ताकतें हैं, वो दरअसल हमें इस बात के ऊपर मजबूर कर रही हैं कि हम इन मुआहदों को में आगे नहीं बढ़े। और मेरा ख्याल है कि सी पैक अथॉरिटी हो या कोई भी हो, उन्हें समझना चाहिए कि चीन की जो खारजा पॉलिसी है और जो उनके बाकी ममालिक के साथ ताल्लुक, वो उसमें बहुत ही वो संजीदगी से मुजाहरा करते हैं और एक बड़ा ही उनका जो है वो उसमें बड़ा रख रखाव होता है। तो हमें उसी को मद्देनज़र रखते हुए चाइना के साथ जो एक वक्ती तौर पे तातुल पैदा हुआ है, इसको ख़त्म करना चाहिए और अपनी तरफ से भरपूर इस वक्त कोशिश करते हुए जो भी उनके साथ हमने जीओसी मीटिंग में और जो वादा किए थे सबको पूरा करना चाहिए। यही पाकिस्तान के लिए फलाह का रास्ता होगा और यही पाकिस्तान की माशी तरक्की की तरफ हमें लेकर जाएगा। देखिए ना, एक तरफ तो ये सूरत हाल थी कि आसिफ जरदारी साहब का दौर था जब उन्होंने कहा मैं हर 3 माह के बाद चाइना का दौरा किया करूँगा, और अभी सूरत हाल ये सफारती तौर के ऊपर काफ़ी अरसे से लगता है कि जैसे हमारा कोई राब्ता नहीं है वहाँ पे। ये आपके ख्याल में ये भी नुकसानदेह साबित हो रहा है? जी, बहुत बुरी तरह हम आइसोलेट हो रहे हैं। चाइना का यहाँ ना आना, और आपको पता होगा कि उनके जो थे सदरी और वज़ीर आज़म भी वो मुस्तकिल पाकिस्तान में आने के लिए दिलचस्पी का इजहार करते रहे, मगर फिर हमारे यहाँ जो एक पॉलिटिकल बेयकीनी है और आपस में महाजराई है, उसकी वजह से भी हम जो है वो बहुत पीछे जा रहे हैं। और बजाय इसके कि इन हालात के अंदर सारे एक कौमी जो है वो मफाद के अंदर ये सोचें कि ये जो गुड इकनॉमिक्स है यही गुड पॉलिटिक्स है, तो हम चाइना के साथ अपने तल्लुकात को दोबारा से बहाल करें और ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है इसको ख़त्म करें। और इसके ऊपर मेरा ख्याल ये है कि एक कौमी तौर पर हमें एक इत्तेहाद और एक मिसाक बल्कि करना चाहिए कि चाइना के साथ जितने भी हमारे मुआहदात हैं उनको हम आगे लेके चलें। और फिर आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ से जिस तरह की हमारी डिप्लोमेसी होनी चाहिए थी इकनॉमिक भी और फॉरेन अफेयर्स में, चाइना के साथ हमें बढ़कर आगे मिलना चाहिए था और आना जाने का सिलसिला होना चाहिए था, वो भी दोबारा से बहाल होना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील से बताया। सी पैक के हवाले से बिल्कुल हमें फौरी तौर पे इसका नोटिस लेना चाहिए। सफारती महाज के ऊपर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, चीन से अपने ताल्लुकात दोबारा उस्तवार करने चाहिए और जो उनकी शिकायतें हैं उनकी इजाले के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसके साथ आपने इशारा किया कि पाकिस्तान को चाहिए कि अब रूस और चाइना के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाए और उस ग्रुप में अपने मंसूबे और भी ला के इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करे और आगे बढ़े। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गैस का बहरान इंतहाई शिद्दत का इस वक्त हो रहा है और घरों में चूल्हे तकरीबन बुझ गए हुए हैं। इसकी पूरे मुल्क में सूरत हाल क्या है, हम चल के इसकी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हम बात करने जा रहे हैं गैस बहरान की, जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। हमने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से बात करके देखी, हमें यही अंदाज़ा हुआ कि हर जगह पे गैस का बहरान उसी तरह का है जैसे कि बाकी शहरों में है। हम घरेलू सार्फिन से बात करते हैं, वो कहते हैं हम मजबूर हो गए हैं, चूल्हे हमारे जल नहीं रहे, लकड़ियाँ कहाँ से लाएं, लकड़ियाँ भी महंगी हो गई और गैस सिलेंडर की तो कीमत इस कदर ज़्यादा है कि वो हमारी पहुँच से बाहर है। यही सूरत हाल सिंध में है, यही सूरत हाल बलूचिस्तान में है और यही सूरत हाल KPK में है। अब इसका हल क्या होगा? हम चलते हैं मुख्तलिफ शहरों की तरफ, उनकी सूरत हाल के बारे में जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं गुजरावाला से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर आप बताइए, यहाँ पे तो लाहौर में तो सूरत हाल ये है कि अक्सर लोग गिला करते नज़र आते हैं कि जी घरों में अब चूल्हे भी नहीं जल रहे, जो 3 औकात कहे गए थे वो 3 औकात पे भी गैस पूरी नहीं मिल रही। आपके यहाँ सूरत हाल क्या है? सबसे पहले तो जो सुई नॉर्दर्न गैस है उसने गुजरावाला के अंदर जो शेड्यूल जारी किया था वो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का जारी किया था, लेकिन सूरत हाल ये है कि शहरियों को 2 घंटे के लिए भी जो गैस है वो अवेलेबल नहीं है। गुजरावाला शहर का जो मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि उनको पास प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है कि वो किधर जाकर रोए। शहर के अंदर जो कैंडिडेट जीते हुए हैं वो PMLN के जीते हुए हैं, जबकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो PTI की है। शहरी जो है इस वक्त काफी परेशानी का सामना है। इसके साथ साथ अगर शहरी जो है वो ईंधन को यूज करना चाह रहे हैं, मुतबादा कोई अल्टरनेटिव सोर्स यूज करते हैं, जिसमें LP जो है वो सबसे ज्यादा इजी सोर्स है जो घरों में यूज की जा सकती है। LPG की जो कीमतें हैं वो काफी ज्यादा है, 220 से 240 रुपए kg के साथ से फरोख्त की जा रही है। गैर मेयारी सिलेंडर है और जो सबसे जो
हैरानकुन चीज है वो ये चीज है कि जो जिस तरह एलपीजी सिलेंडर को रीफिल किया जा रहा है वो नहायत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन देख के रीफिल किया जाता है, जिससे शहरी जो है वो मौजूदा वक्त के अंदर सुई गैस की और इसके मुतबादल ईंधन को लेकर काफी ज्यादा परेशान। लकड़ियों का कहते हैं कि लकड़ियाँ भी महंगी हो गई हैं बहुत ज़्यादा। लोगों ने बहुत सारी कोशिश की, हालांकि लकड़ियाँ जलाने के लिए आपको पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ता है। आप ज़ाहिर उन बंद किचन के अंदर तो लकड़ी नहीं जला सकते जो हमारे यहाँ मुरव्वजा है अब इस वक्त, उसके हवाले से भी बताइए। देखिए लकड़ी की जो गर्मियों में कीमत चल रही थी वो तकरीबन 800 रुपए मन के हिसाब से चल रही थी। जो मौजूदा वक्त में खुश्क लकड़ियां वो 1200 से 1400 रुपए मन के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। और जैसा कि आपने बताया कि लकड़ी के इस्तेमाल करने के लिए पूरा जो है वो निज़ाम को तब्दील करना पड़ता है। शहरियों को वाकई लकड़ी को यूज करने के लिए भी काफी मुश्किलात का सामना है। और अगर हम मौजूदा वक्त में रोटी की बात करें तो आज जो है नान भाई जो है उन्होंने रोटी की जो कीमत है वो 14 रुपए मुकर्रर कर दी है, जबकि जो नान है वो 22 रुपए के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। जो नान भाई है उनका भी यही कहना है कि ईंधन जो है वो काफी महंगा हो गया है और कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से जो अल्टरनेटिव सोर्सेज है उसमें भी किसी किस्म की जो है वो रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही। आपने अपनी इंतजामिया किसी से बात की कि जो स्केड्यूल जारी किया गया था उसके मुताबिक गैस क्यों नहीं मिल रही? जी बिल्कुल, जीएम सुई नॉर्दर्न गैस से भी बात हुई है। उनका कहना है कि जी गुजरांवाला का जो प्रेशर रिक्वायर है वो 98 MNC यानी कि मिलियन क्यूबिक जो प्रेशर है वो रिक्वायर है, लेकिन जो मौजूदा वक्त में गुजरांवाला को दिया जा रहा है वो 71 से 76 MNC प्रेशर दिया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि गुजरांवाला जो रीजन है ये इधर का जो सुई गैस का जो दफ्तर है वो दो जिलों को जो कवर करता है, जिसमें गुजरांवाला और हाफजाबाद के जो ये दो जिले हैं जिनको कवर किया जाता है। यहाँ पे 98 MNC प्रेशर रिक्वायर है। 350 के करीब इंडस्ट्री है जिसको सुई गैस की डेली की बेसिस पे जरूरत होती है। यही वजह है कि जो इंडस्ट्री का भी काफी बड़ा एक बहरान देखा जा रहा है गुजरांवाला शहर के अंदर। ज्यादातर जो इंडस्ट्री है उसने फर्नेस ऑयल के ऊपर कन्वर्ट किया, जिसके वजह से माहौलियाती आलूदगी का एक बहुत बड़ा इशू सामने आ रहा है। फर्नेस ऑयल के अंदर कार्बन के ऐसी पार्टिकल मौजूद है जो कि काफी ज्यादा माहौलियाती आलूदगी का सबब बनते हैं। तो जो मेटल इंडस्ट्री है वो फिल वक्त सुई गैस की अदम मौजूदगी की वजह से जो है फर्नेस ऑयल पे कन्वर्ट हो चुकी है। बहुत मेहरबानी बिलाल। गैस बुरान के हवाले से हम चलते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और सबसे बड़े सनती शहर कराची की तरफ। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। जी वालेकुम सलाम। सर काशिफ, पंजाब में तो अक्सर शहरों में जो हम देख रहे हैं सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी है। घरों में गैस नहीं है, चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। कराची की क्या सूरत हाल है? जी वही सूरत हाल है जैसी आप बता रहे हैं। कराची में भी जो है इस वक्त गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। और कराची में अगर मैं गुज़श्ता 24 घंटे से बताऊं तो मौसम भी काफी जो है ठंडा हो गया है। पहले कराची में मौसम ठीक बेहतर ठंडा था, लेकिन अब गुज़श्ता 24 घंटे से काफी जो है मौसम ठंडा है। घरेलू सार्फिन के लिए तो मुश्किलात हैं, इसके साथ इंडस्ट्री के लिए भी परेशानी का सामना है। अगर हम घरेलू की बात कर लें तो घरेलू सार्फिन के लिए मुतादिद इलाके ऐसे हैं। इस दफा एक अच्छा काम किया है SSGC ने कि कोई इलाका छोड़ा नहीं है। यानी पहले हम कहते थे कि कोई पोश इलाके हैं, डिफेंस है, क्रिप्टन है, PCHS है, ये जरा बड़े तबके के रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर जो है वो लोगों को गैस मिल जाती थी। इस दफा उन्होंने अक्रॉस दी बोर्ड काम किया कि कराची में आपको गैस नहीं मिल रही है। छोटे इलाके हों उधर भी गैस का मसला है, लोग लकड़ियां खरीद कर लाने पर मजबूर है, सिलेंडर भरवाने पर मजबूर है। और कमाल तो SSGC ने ये भी किया है कि अपने ऑफिशियल ट्वीट अकाउंट से जो इनका अपनी SSGC की LPG कंपनी है उसमें बताया गया है कि आप जो है वो LPG सिलेंडर खरीद लें और अपने घर में गैस ले लें। अब आप LPG सिलेंडर की कहानी सुने तो LPG सिलेंडर की कहानी ये है कि आपको उसके लिए डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा। 5,000 रुपए का डिपॉजिट है 11.8 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए, और 10,000 रुपए जो छोटा सिलेंडर है 10 किलो का उसके लिए 4,500 रुपए जो है वो जमा करवाने पड़ेंगे। तो कराची में भी सूरत वैसी ही है, लोग लकड़ियां खरीद रहे हैं, लोग सिलेंडर खरीद रहे हैं, सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए उनको लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। तो ये तो है घरेलू सूरत हाल। जहां तक आप इंडस्ट्री की सूरत हाल कर रहे हैं तो कराची मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन में डिवाइड होता है। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पुराना इंडस्ट्रियल जोन है साइड एसोसिएशन जो है इंडस्ट्री की, वहां गैस नहीं मिल रही। कुरंगी बात कर लें, कुरंगी और लांडी जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, वहां गैस नहीं मिल रही। फेडरल भी एरिया ले लें, जहां भी आपको इंडस्ट्री मिलेगी वहां पर आपको गैस की शदीद जो है वो जो आप कह सकते हैं ना प्रेशर नहीं है, तो प्रेशर ना होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काशिफ, आपकी कोई जो सुई सदन के नुमाइंदे से किसी से बात हुई हो कि वजह क्या है? क्या
मतलब गैस की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि वो अब घरेलू सार्फिन को भी देने से कासिर हैं। कोई कुछ तो वो बताते होंगे, कोई स्केड्यूल उन्होंने जारी किया हो। पहले तो वो कहते थे कि 3 औकात में आपको मिल जाएगी गैस। अब जो पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में है वो कह रहे हैं कि जो शेड्यूल उन्होंने दिया था उसके मुताबिक भी गैस नहीं मिल रही। देखिए जी, तर्जुमान एसएसजीसी तो अवेलेबल है, आप उनसे जब बात करना चाहें कर लें। लेकिन अब जब से नए एमडी आए हैं, जिनको हम कह सकते हैं इंपोर्ट किए एमडी, यानी बाहर से लाए गए हैं, उन्होंने पता नहीं कभी इस हवाले से इस तरह के सेक्टर में कभी काम किया है या नहीं किया है, वो मीडिया का सामना करने को तैयार नहीं है। माजी में कभी ऐसे देखने को नहीं मिला कि एसएसजीसी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर आए वो मीडिया से बात ना करे, इतना बड़ा बहरान हो, उस पर वो छुपने को प्रेफर कर रहे हैं, यानी मीडिया पर सामने आने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। और अगर मैं आपको ओवरऑल सिचुएशन बताऊं तो कोशिश ये की जा रही है कि जिस कदर शोर मचता है मच जाए। आज 17-18 दिसंबर हो गई है, मजीद 15 दिन 20 दिन महीना और गुजार लें जनवरी में का, और फरवरी से जो है वो हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कराची का सबसे बड़ा मामला ये है कि जो एसएसजीसी का पूरा, अगर आप सुई सदन गैस का देखें तो सिंध और बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में जब ठंड बढ़ जाती है तो डिमांड का जो है वो वहां ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी है कि वहां पर गैस पहुंचाई जाए। तो अब मामला ये है कि मैं आपको, अगर आप मुझसे हकीकत पूछें तो हकीकत यही है कि गैस नहीं मिल रही तो लोग जो है वो थोड़ा चीखेंगे, चिल्लाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि बड़े तादाद में मुजाहरे हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से मुजाहरे कर रही है, गैस न मिलने के हवाले से जमात इस्लामी मुजाहरे कर रही है, तमाम जो इंडस्ट्रियां जो है वो काम कर रही हैं वो इस हवाले से परेशान ये हैं कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, आप ये देखें कि जिन्होंने एक्सपोर्ट ऑर्डर मुकम्मल करने हैं, अगर प्रेशर नहीं आएगा तो वो कैसे जो है वो अपनी चीजें मुकम्मल करेंगे। फैक्ट्रियों में परेशानी का सामना है, तो सूरत हाल तो परेशान कौन है। लेकिन कोशिश यही है कि सामने ना आया जाए, तर्जुमान को सामने कर दिया जाए, तर्जुमान से पूछा जाए। तो एक बेहतरीन तरीका यह है कि हम आपको पूछ के बताते हैं, जवाब देते हैं। खुली कचहरियों के हवाले से एक नई तारीख रकम की गई है कि सामने आने को तैयार नहीं है। थैंक यू काशिफ, बहुत मेहरबानी। हम चलते हैं सुई सदन के नुमाइंदे की तरफ। सलमान सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, ये फरमाइए कि कराची में और सिंध के बाकी शहरों में पीपल्स पार्टी जो बरसर इक़्तिदार है वो हड़ताल पे जा रही है, वो हंगामे कर रही है इस बुनियाद के ऊपर कि गैस नहीं मिल रही। हमारे जो नुमाइंदे हैं कराची के वो भी ये कह रहे हैं, पंजाब की भी सूरत हाल ये है। लेकिन आप चलिए सिंध की बात कर लीजिए। गैस लोगों को ना तो सार्फिन को मिल रही है घरेलू शेड्यूल के मुताबिक जो है वो भी नहीं मिल रही, और फिर इंडस्ट्री को भी नहीं मिल रही, क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पहली दफा नहीं है कि सर्दियां आई हैं। हर साल सर्दियां आती हैं और हर साल गैस का एक बहरान जरूर पैदा होता है। इस दफा इसलिए ज्यादा बड़ा है कि हर साल, जैसे कि बिल्कुल बताया जा रहा है जराये से, कि हर साल गैस के जखायर में 8 से 9% की सालाना कमी वाक़ हो रही है। सालाना कमी जब वाक़ हो रही है तो हमारी सप्लाई लाइन इफेक्ट हो रही है, साथ साथ हमारी जो डिमांड है वो हर साल बढ़ती है, क्योंकि नए कस्टमर आ जाते हैं और विंटर्स में स्पेशली ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब ये जो सप्लाई और डिमांड का जो गैप है ये विंटर्स में आके एकदम इतना बढ़ता है। कल क्वेटा में -5 था, आज भी वही है। और इतनी एक्सट्रीम विंटर्स के अंदर जो लोग हैं उनको अपने स्पेस हीटिंग्स के लिए, वाटर हीटिंग्स के लिए गैस की शदीद जरूरत है, हीटर्स को चलाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। अदरवाइज वहाँ इंसानी जिंदगी जो है वो उसकी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है उसकी बका के लिए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी की जो है वो हमारा घरेलू जो सारिफ है उसको गैस पहुंचाने के लिए हमें इकदाम भी उठाने पड़े। हमने सीएनजी सेक्टर को भी बंद किया, हमने जो कैप्टिव पावर्स है गैर बरामदी यूनिट्स के उनको भी बंद किया, और जो इतनी गैर बरामदी यूनिट्स है उनकी अपनी भी सप्लाई हमने मुनक़ता करनी पड़ी। ये कड़वे घूंट सिर्फ इसलिए लिए गए कि हमारा जो घरेलू सारिफ है वो कम से कम मुतासिर हो। देखिए, जब आपकी सप्लाईज में कमी आती है कोई ना कोई मुतासिर जरूर होता है। अभी जो सारिफ मुतासिर हो रहे हैं, अगर मैं एक सैंपल लूँ एक कॉलोनी का 1000 घरों का, तो यकीनन वो तादाद 50 की जो होगी, लेकिन 950 को हमारी गैस क्लाइंट प्रॉपर्ली सप्लाईज दे रही है। अदरवाइज यहाँ पे दुनिया रोड्स पे आ जाती है। अब ठीक कह रहे हैं कि जी यहाँ पे मुजाहरे भी हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जो अफेक्टेड हो रहा है वो मुजाहरा कर रहा है और उसका राइट भी है। देखिए, एक इशू और समझने की बहुत जरूरत है जो आवाम को हमारे साथ कॉपरेट करना चाहिए कि जो गैस के ऊपर सक्शन यूनिट जिसे कंप्रेसर कहा जाता है वो इतनी तेजी के साथ लोग लगा रहे हैं अपने गली मोहल्ले के अंदर कि वो जब अपने घर में लगा लेते हैं तो 3-4 गलियां आगे और 3-4 गलियां पीछे जो गैस वो सारी सक करके अपने घर में ले आते हैं। इसके ऊपर बाकायदा कानून है जिसमें कैद भी है, जुर्माना भी है, लेकिन शायद लोग इसको इजी ले रहे हैं और इसको अभी समझ नहीं आ रही कि वो अपनी वजह से लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं। और एसएसजीसी के ऊपर एक ब्लेम आता है कि जी हम गैस सप्लाई नहीं कर रहे, जबकि हमारी सप्लाई लाइंस अपनी तौर पर पूरा प्रोसेस लेके काम करना चाह रही हैं, लेकिन ये आगे से हमें जो हर्डल्स आ रहे हैं तो ये। अच्छा, दूसरे हमारी जो पाइपलाइन के करीब घर हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह गैस का प्रेशर सही मिलता है।
जैसे जैसे पीछे की गलियों की तरफ जाती है लाइन, तो वो गैस का प्रेशर लूज करती है और आखिरी वाली जो गली होती है उनमें अमूमन कभी कभी बिल्कुल प्रेशर ना होने के बराबर होता है। तो ये अमूमन जो आखिरी गली के लोग हैं या दरमियानी गली के बाद वाले लोग हैं वो ज्यादा सफर कर रहे हैं और हमें एहसास है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को मिनिमाइज किया जा सके, लेकिन जब हमारे पास ज़खायर की कमी है, हमारी सप्लाईज में कमी है, तो लोगों को इसमें समझना पड़ेगा और इंडस्ट्री को हमारा साथ देना पड़ेगा। वो समझना पड़ेगा कि घरेलू सारिफ हमेशा पहली प्रायोरिटी होता है। आपकी बात से कम कम ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फिलहाल ये महीना 1.5 महीना सब्र करके गुजारा जाए, कुछ होने का नहीं है। देखिए, कुछ सूरत हाल इसी किस्म की है और अगर खुदा न खास्ता सर्दी मजीद बढ़ती है, मरकरी मजीद गिरता है बलूचिस्तान में, तो वहां पे फिर हमें मजीद गैस, क्योंकि इस दफा जो गैस हम बलूचिस्तान को दे रहे हैं वो 3 टाइम्स उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे रहे हैं जो हमसे समर्स में लेता है। तो इस वक्त ऑलरेडी हमारा जो क्वांटम है वो उसकी तरफ हमारा दायरा डाइवर्ट हुआ। भाई आप सही कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कुछ अर्से परसिस्ट कर सकती है। थैंक यू सलमान सलीक साहब, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, लेकिन हल आपके पास कोई भी नहीं है। आप यही कह रहे हैं लोग सब्र करें और शायद यही नुस्खा बाकी तमाम रीजन्स के लोग भी यही कह रहे होंगे, चाहे वो सदर्न से हो चाहे नॉर्दर्न से हो, कि सब्र करें, सर्दियां चली जाएंगी तो गैस बहरान भी ख़त्म हो जाएगा। अब कोई वफाकी सतह के ऊपर इसका जवाब दे सके तो दे सके, लेकिन एक बात तय है कि सरासर गैस के मामले में हुकूमत की या इनके नुमाइंदों की या वज़रा की नाअहली शामिल है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये बहरान इतना बड़ा हमारे सर पे मंडला रहा है। अभी इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।